अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आज की हम क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आपसे ये डिस्कस करना था कि कल चूँकि फर्स्ट डे था और लैपटॉप मैंने अपना यूज़ करने की कोशिश की, क्योंकि उसमें कुछ मैंने वो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाई हुई थी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं चल सका, तो उसमें कुछ मसला आना शुरू हो गया। एनी हाउ आज वो सारे के सारे जो मसले हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। तो आज हम जरा एक अच्छे तरीके से अपनी क्लास लेके चलते हैं। तो कल तक जो हमने पढ़ा था उसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम अपनी आज की क्लास का जो आगाज़ है वो कर सकते हैं। तो 1 मिनट आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, उसको मैं एड्रेस कर लेता हूँ। वेरी गुड। अभी तक कोई क्वेश्चन है जिससे मुझे ये लग रहा है कि शायद सब लोगों को कल के लेक्चर की समझ आ गई और उन्होंने रूल्स पढ़ लिया और उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। फैसल बिलाल साहब जो हैं वो कंफ्यूज हैं ऑन द कॉमनिज ऑर्डिनेंस। तो फैसल बिलाल, मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर देता हूँ। जिन लोगों की अटेम्प्ट है कमिंग दिसंबर 2016 में, तो उनको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो पेपर है वो तो बनना है इसी कॉमनिज ऑर्डिनेंस में से। जिन लोगों की अटेम्प्ट है दिसंबर 2017, यानी कि आज से 1.5 साल के बाद, उन लोगों को प्रोबेबली कॉमनिज ऑर्डिनेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम से पहले काफ़ी हद तक ये ख्याल है कि कॉमनिज जो नया कॉमनिज एक्ट है वो आ जाएगा। अब प्रॉब्लम आ जाती है उन लोगों के लिए जिनकी अटेम्प्ट है जून 2017 में। तो चूंकि कॉमनिज ऑर्डिनेंस अपने प्रोसेस में है, उसका प्रोसेस चल रहा है कि उसने पहले पार्लियामेंट से अप्रूव होना है, फिर उसने सेनेट में जाना है, वहां से अप्रूव होना है, नेशनल असेंबली से, फिर सेनेट में, फिर प्रेसिडेंट के पास। तो ये तीन एक बहुत बड़ी बड़ी किस्म की अथॉरिटीज है जिन्होंने इसको अप्रूव करना है। तो ये ऑन दी एवरेज 1 से 1.5 माह जो है ना एक अथॉरिटी ले लेते हैं उसको अप्रूव करने में। तो अपेरेंटली ये लग रहा है, एज पर दिस इज माई पर्सनल जजमेंट, कि नवंबर 2016 तक अगर वो अप्रूव ना हुआ तो जिन लोगों ने भी जून की अटेम्प्ट देनी है उनको यही पढ़ना पड़ेगा कॉमनिज ऑर्डिनेंस। तो 30 नवंबर तक आप लोगों के लिए जिनकी जून में अटेम्प्ट है वो ऐसा करें कि जो रिमेनिंग 60% सिलेबस है जो कि कॉमनिज ऑर्डिनेंस से हट के है, उस 60% सिलेबस के ऊपर अपना फोकस ज्यादा रखें। जिनकी अटेम्प्ट जून 2017 या उसके बाद है वो नवंबर तक कॉमनिज ऑर्डिनेंस को फोकस में ना रखें, और जो रिमेनिंग 60% सिलेबस है उसको फोकस में रखें। और वो हम जो अपनी क्लास लेके चल रहे हैं वो इसी तरीके से लेके चल रहे हैं कि जो न्यू रूल्स ऑर्डिनेंस जो कि हर अटेम्प्ट में एप्लीकेबल होंगे उनको हम पढ़ेंगे। अब हम करेंगे ये कि जब अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में हम 30 अक्टूबर तक हमने कोशिश करने का हम अपनी क्लास को क्लोज करें। उस वक्त तक हमें काफी हद तक क्लैरिटी भी आ चुकी होगी कि कॉमनिज एक्ट जो है वो पास हो रहा है नवंबर में या पास नहीं हो रहा। तो इनकेस वो पास हो रहा हुआ तो फिर हम उसकी जो चेंजेस हैं उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगर उस वक्त तक ये इंडिकेशन है कि अभी ये लेट ही चल रहा है, एससीसीपी से भी हम डिस्कस करके वहां से एक अक्टूबर के महीने में उनका एक फीडबैक ले लेंगे कि उनकी क्या राय है कि ये अप्रूव होने वाला या नहीं होने वाला। तो अगर वो अप्रूव होने वाला हुआ तो अक्टूबर में फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और इनकेस उन्होंने कहा जी कि इसका थोड़ा सा डिले है या ये लेट हो रहा है, तो इन दैट केस फिर कॉमनिज ऑर्डिनेंस की जो प्रोविजंस हैं वो आपने जो ऑलरेडी पढ़ी हैं वही एप्लीकेबल होंगी और जून की टाइम वही चल जाएंगी। क्योंकि आई कैप की ये पॉलिसी है कि 6 मंथ से पहले जो है वो लॉ इन्फोर्स हो जाना चाहिए। तो चूंकि जून में आपकी अटेम्प्ट है तो इट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल अगर 7 जून को तो 7 दिसंबर से पहले उसे आ जाना चाहिए। तो फैसल बिलाल, इसके बाद मेरे ख्याल से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि अब 30 नवंबर तक जो आपका अपना पर्सनल फोकस है वो होना चाहिए जो रिमेनिंग 60% आपका सिलेबस है उसके ऊपर। जो आपका सिलेबस है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी जरा आपको दिखा देता हूं कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, तो वहां से आपको जरा इनडेप्थ थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा।
अच्छा जी, फैसल बिलाल ये कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि वो सिलेबस कौन सा है, काइंडली शेयर। जी बिल्कुल, ये सिलेबस भी हमारे सामने आ चुका है। तो आइए जरा इसको एक नजर लगा लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। इसके अंदर सबसे पहले इसके जो उन्होंने सेक्शन दिए हैं, सेक्शन ए के अंदर उन्होंने कहा जी कि जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के सेक्शन 1 से लेकर 282 तक है वो आपने स्टडी करने हैं, जिसके अंदर ये जहाँ पे मेरा कर्सर है 1 से 282 तक। उसके बाद ये जो हम जिसके ऊपर हमारा असल में मसला पड़ा था कि यार हम इसको क्या करें, पढ़ेंगे ना पढ़ें, आगे लेके जाना कि नहीं लेके जाना। उसके बाद नेक्स्ट है कंपनीज ई वोटिंग के रेगुलेशंस, जो कि अभी रिसेंटली आए हैं और ये आपके अगले अटेम्प्ट्स के अंदर चलते रहेंगे। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस के बारे में बोला, जो कि जिसके अंदर इतनी ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फॉर्मेट्स हैं, आपको उसकी थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर पे है कंपनीज इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, कि क्या कंपनी डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है। ये वाले रूल्स हैं आपके सिलेबस के अंदर। फिर 5 नंबर पे आ रहा है कंपनीज शेयर कैपिटल वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस रूल्स 2000, जो कि 2000 के नहीं, असल में 1987 के हैं, वो यहाँ पे आ रहे हैं। एक बीच में एक दो और क्वेश्चन आ गए हैं कि आई एम वरीड अबाउट बुक, यासिर इकबाल, इरफान हुसैन, सेम क्वेश्चन। एक हो रहा है जी दिसंबर में जिनकी अटेम्प्ट है उनके बारे में। जी, जिन लोगों की इस दिसंबर के बाद जिन लोगों की अटेम्प्ट है उनके लिए मैं ये सिलेबस की जरा एक नजर दिखा रहा हूँ कि सिलेबस के अंदर आपके असल में है क्या क्या। तो जब आप वो सिलेबस देखेंगे तो उसके बाद आपके लिए खुद भी फैसला करना जो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके बाद जी कंपनीज बायबैक शेयर के रूल्स हैं। फिर हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज के रूल्स। सिंगल मेंबर कंपनीज के रूल्स हैं 8 नंबर पे। 9th नंबर पे जी कंपनीज के इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एंड एसोसिएटेड अंडरटेकिंग के रेगुलेशंस हैं। 10th नंबर पे जी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम है। 11th नंबर पे है सर्कुलर नंबर 45 ऑफ 2015। ये 11 जो हमने चीजें पढ़ी हैं, इसके अंदर ऊपर वाली अगर मैं दो निकाल दें तो तकरीबन जो 9 रूल्स हैं ये एज इट इज कंटिन्यू करेंगे और इसके अंदर कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है इन द नियर फ्यूचर। उसके बाद आपका पोर्शन बी आ जाता है, जिसके अंदर कंपनीज ऑर्डिनेंस के सेक्शन 281 से लेकर 282 एम तक हैं, जो कि थोड़े से सेक्शन है। और इन सेक्शन में से ऐसे में क्वेश्चन नहीं आता। ये जो नीचे 2 नंबर पे रूल्स लिखे हुए हैं ना, एनबीएफसी के एस्टेब्लिशमेंट एंड रेगुलेशन के रूल्स, और 3 नंबर पे लिखा हुआ है दी एनबीएफसी एंड नोटिफाइड एंटिटीज रेगुलेशन, यहाँ से आपके पेपर के अंदर काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये रूल्स एज इट इज रहेंगे जो कि हम अपने यहाँ पे क्लास में स्टडी करेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट आपके सिलेबस का हिस्सा है रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के सेक्शन है 283 से 296 तक, जो कि हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। इन सेक्शन के अंदर मेजर चेंजेस नहीं आ रही जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर। वकार का प्रॉब्लम यह है जी, वो उसको अभी तक स्क्रीन में सेक्शन ए नजर आ रहा है। वकार मैंने यहां से मूव कर दिया, मे भी कोई लैग के साथ आपके वहां पे आए चेंज। तो क्या सब लोगों को ये नजर आ रहा है? वकार के अलावा बाकी लोगों को ये सेक्शन बी नजर आ रहा है? ओके, जिन लोगों के स्क्रीन पे ही ओपन हो गया। वकार आपके ओपन हुआ कि नहीं हुआ? ओके, ठीक हो गया। इसमें फिर रिकंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट के बाद वाइंडिंग अप एंड रिलेटेड मैटर्स के जो सेक्शंस हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, जो कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के हैं। उसको हम कंपनीज एक्ट के, क्योंकि ये स्टैंडर्ड किस्म के सेक्शंस हैं तो इसके अंदर भी मेजर चेंजेस जो हैं एक्सपेक्टेड नहीं है, तो ये भी हम अपनी क्लास में स्टडी कर लेंगे। जो चेंज होगी वो मैं उसको हाईलाइट भी कर दूंगा ताकि दोनों किस्म की अटेम्प्ट के लिए आपकी प्रेपरेशन हो जाए। थोड़ी बहुत ही चेंजेस होंगी, ज्यादा नहीं होंगी। उसके बाद अब नीचे जितने भी रेगुलेशंस हैं, ये सारे के सारे जो सेक्शन सी है, ये सारे के सारे नए रेगुलेशंस हैं। जैसा कि सिक्योरिटीज एक्ट आपने पढ़ना है और उसके रेलिवेंट रूल्स आपने पढ़ने हैं, तो वो सारे का सारा आपका न्यू सिलेबस है। फिर उसके बाद है जी रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस।
तो ये जो रूल्स उससे रिलेटेड है वो सारे के सारे नए हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज एक्ट जब आ गया तो उसके अंदर ये रूल्स बने हुए हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद है जी कंपनीज इशू ऑफ कैपिटल रूल्स, जो कि रिसेंटली जनवरी में इसी साल अमेंड किए हैं सीसीपी ने, और वो अमेंडेड रूल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पुराने वाले जो हैं वो उनके अंदर काफी सारी चेंजेस आ चुकी हैं। उसके बाद 4 नंबर पे आ रहा है, ये 4 नंबर को मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके लिस्टिंग रेगुलेशंस। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है जो हम पढ़ेंगे, इसके अंदर भी कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है। फिर बुक बिल्डिंग के रेगुलेशन है जिसका चैप्टर 1 और 2 हमने पढ़ना है। फिर 6 नंबर पे आ रहा है जी लिस्टेड कंपनीज प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग की गाइडलाइंस। ये जो गाइडलाइंस इशू की हुई है सीसीपी ने, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद 7 नंबर पे है सेंट्रल डिपोजिटरी एक्ट 1997, इसके सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 19 तक जो है उसको हम स्टडी करेंगे। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, 8 नंबर पे लिखे हुए हैं। 9 नंबर पे लिखा हुआ है सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ वोटिंग शेयर एंड टेक ओवर्स, नो चेंज इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर। मुदारबा कंपनीज एंड मुदारबा ऑर्डिनेंस के जो ऑर्डिनेंस है और जो उसके रूल्स हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे भी सिलेबस भाई खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा उसका दिल नहीं भरा जिसने भी ये सिलेबस बनाया, उसने कहा यार कुछ और डालना चाहिए। उसके बाद उसने डाल दिया जी कंपटीशन एक्ट 2010, जो कि ये कहता है कि मुल्क के अंदर कंपटीशन हमेशा रहना चाहिए, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। फिर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, जो कि उन्होंने अब आपका सिलेबस जो है इसमें बढ़ा दिया है। जो लोग पिछली दफा जिन्होंने दिया था उनकी जिंदगी सुकून में थी कि सिर्फ ये देखना पड़ता था कि अकाउंट्स को साइन किसने करना है, लेकिन तो अब उन्होंने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डाल दिया। फिर बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 है, उसका भी पार्ट 1, 2, 3 ए एंड 3 डाल दिया है। उसके बाद प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल बैंकिंग, जो कि स्टेट बैंक ने इशू किए हैं। प्रूडेंशियल रेगुलेशन इसे बोलते हैं। ये चूंकि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या फाइनेंस का काम करते हैं तो उनके लिए इन रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। उसके बाद 15 नंबर जो रेगुलेशंस हैं, पनामा लीक्स का आप लोगों ने नाम टका के सुना होगा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये भी अब आपके सिलेबस का हिस्सा है, ताकि आप जो भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब यह है कि जो धोखेबाजी की जा रही है और फाइनेंशियल क्राइम हो रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है, वो वाले लॉ आपने पढ़ने होंगे। ये सब कुछ बनाने के बाद भी आपके सिलेबस मेकर का दिल नहीं भरा। उसने उसके बाद एसीसी की चीजें उठाई और यहाँ पे कुछ चीजें और डाल दी कि गवर्नेंस, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म, जिसमें उन्होंने एथिक्स एज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यहाँ पे डाल दिया हुआ है, फिड्यूशियरी ड्यूटी डाल दी है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे उसने डाला कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर लिस्टेड कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। ये दो डिफरेंट कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं। इससे पहले सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब से ऑनवर्ड स्टूडेंट्स को पब्लिक सेक्टर कंपनीज के ये जो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। और आखिरी जो लाइन है वो है जी डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन एंड विसल ब्लोइंग पॉलिसी। विसल ब्लोइंग बेसिकली ये होती है कि अगर कंपनी में गलत काम कर रहे हैं तो कोई सीटी बजाने वाला होना चाहिए। सीटी बजाने का मतलब यह है कि कोई हायर मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करने वाला बंदा होना चाहिए। तो वो पॉलिसी हमें देखनी होगी। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दो मुख्तलिफ लोगों के दरमियान में डिफरेंस अगर आ जाता है, या एक ही बंदा उसने यहाँ भी फैसला करना और वहां भी फैसला करना, और वो कैसे फैसला करेगा, उसको कैसे डील करना है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो ये मेरा भाई इतना सारा जो मैंने भी आपको दिखाया 3 पेजेस, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है मॉड्यूल सी फैप का, जो कि एक लेंथी सिलेबस है। इसको इजी लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा आपको अब अपना फोकस करना पड़ेगा कि यार ये सारे के सारे सिलेबस को हमने अब कवर करना है और किस तरीके से कवर किया जाए। तो अब आप अपना मेरे ख्याल से डिसीजन आसानी से कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने सिलेबस को लेकर चला जाए। इरफान हुसैन कह रहे हैं देन वेयर एक्सपेक्ट टू चेंज, यू आस्क नो मेजर चेंजेस एक्सपेक्टेड इन सिलेबस। मैं ये नहीं कह रहा जी सिलेबस के अंदर चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ ये जो रूल्स हमने देखे हैं कंपनीज ऑर्डिनेंस के आने के बाद, इनके अंदर कोई चेंजेस ऐसा सच नहीं आएंगी। ये जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे सिलेबस का हिस्सा है। इरफान हुसैन, आर यू क्लियर? ओके, गुड गुड। इरफान हुसैन को अंडरस्टैंडिंग हो गया और उम्मीद है कि बाकी लोगों को भी इसकी समझ आ गई होगी।
यासिर इकबाल का क्वेश्चन है जी, ये सारी चीजें एक बुक में मिल सकती हैं? जी ये तकरीबन एक तो ऐसे इस्लाम की जो बुक है उसके अंदर मोस्ट लाइकली ये प्रूडेंशियल रेगुलेशंस नहीं होंगे और फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल नहीं होएगा, बाकी सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। इसके लिए जो बुक्स हैं बेसिकली जो खास तौर पे बन रही हैं इसके ऊपर, एक तो पैक वाले बना रहे हैं जो कि अनकरीब उसका 3rd एडिशन आने वाला है, उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें कवर्ड होंगी, वो आप बुक ले सकते हैं। और उसके अलावा एक नज़ीर शाहीन साहब हैं जो कि SCCP के एक्स रजिस्ट्रार रहे हुए हैं, वो उनकी एक बुक आती है, पेटी वाले उसको शाया करते हैं, उसके अंदर आपको ये चीजें मिल सकती हैं। आतिफ आब्दी जो हैं उन्होंने एक समराइज्ड बुक बनाई हुई जिसके अंदर उन्होंने बहुत समराइज फॉर्म में चीज़ों को क्लियर कट तरीके से लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और इसके अलावा बाकी बेयर एक्ट्स हैं बेसिकली जो कि आप उनकी SCCP की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो बुक है पैक की वो सफिशिएंटली आपके सारे सिलेबस को कवर करती है, तो अगर आप उस बुक से देख लें तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई मसला नहीं आना चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। अगर आप उसको सही थॉरोली सही तरीके से पढ़ लेंगे, सही सारी तकरीबन सिलेबस की चीजें उसके अंदर कवर्ड होंगी, तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। वो जैसे ही आती है अनाउंस कर दिया जाएगा तो आप उसको वहां से बाय कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन भी ये है कि आप पैक की, क्योंकि इतना ज्यादा सिलेबस है कि जिसको पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, उसके बाद उसका रटा लगाना, क्रैम करना, ये एक आसान काम नहीं है, तो वो आपको लेके चलना पड़ेगा। तो आपने ये जो कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट है इसको सीरियस तरीके से लेना है ताकि आप इसके अंदर स्मूथ तरीके से पास हो सकें। आतिफ आब्दी की बुक को जी मैं रिकमेंड करता हूँ एज अ रेफरेंस बुक, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अगर आप लोगों ने देखी है तो बहुत ही ज्यादा समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, और उतना समराइज अगर लिखे तो फिर आपको 40 से 50, 55, 60 के दरमियान में नंबर ले सकते हैं, जो कि रिस्की, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जी जो लोग रटा नहीं लगा सकते, क्रैम्पिंग नहीं कर सकते, उनके लिए क्रिटिकल क्या है कि जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी यूज करना बड़ा जरूरी है। फॉर एग्जांपल एक लीगल टर्मिनोलॉजी है फिड्यूशियरी बिहेवियर, तो वहां पे अगर कुछ लोग लिखाते हैं अनएथिकल बिहेवियर, जो कि उसकी ट्रांसलेशन है अनएथिकल बिहेवियर, तो उसको थोड़े से देख लेंगे, लेकिन अगर आपने फिड्यूशियरी बिहेवियर लिखा होगा तो आपको वो कहेगा यार इसने सही तरीके से लॉ पढ़ा है। तो रट्टा बेशक आप ना लगाएं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है लीगल, वो आपने, टर्मिनोलॉजी लीगल का मतलब यह है कि जो लॉ के डिफरेंट वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं उसको आपने याद रखना है, और कॉन्सेप्चुअली आपका क्लियर होना जरूरी है कि जो लॉ ने बात की है उसका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप वही लिख के आ रहे हैं तो आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। रट्टा लगाना जो है वो आसान काम नहीं है भाई। और जो भी आप लोगों के ध्यान में कंफ्यूजन है प्लीज आप यहाँ पे शेयर करें ताकि हम उस कंफ्यूजन को दूर करें और फिर क्लियर माइंड के साथ हम अपनी स्टडी करें। तो बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनके ध्यान में किसी भी किस्म का क्वेश्चन है तो वो ओपनली यहाँ पे ओपन चैट पे भी डाल सकते हैं, और पर्सनली अगर वो चाहते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स ना देखें और अपना उनका क्वेश्चन है वो मुझे सेपरेट यहाँ पे भी ऑप्शन होती है कि सिर्फ टीचर को मैसेज कर दें, वो आप कर दें, तो मैं आपकी वो कंफ्यूजन जो है उसको पहले दूर कर दूं। यासिर इकबाल कह रहे हैं जी कब तक पैक की बुक जो है वो अवेलेबल हो जाएगी? मोस्ट लाइकली आई थिंक विद इन 3 वीक्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारा होएगा थर्सडे को, मैं आमिर शहबाज से डिस्कस कर लूंगा और डिस्कस करके वो आप लोगों को बता दूंगा कि कब तक ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स आज की स्टडी करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी, ये जो चूंकि कन्फ्यूजन के बीच में बातें आ गई, आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी ये थी कि एक मुल्क का एक बादशाह सलामत था, उसके सामने केस आया एक लड़के का, उसने कोई जुर्म किया हुआ था लड़के ने। तो बादशाह सलामत ने कहा कि यार लड़के तूने चूंकि जुर्म किया तो तुझे सजा तो मिलेगी। उसने कहा बादशाह सलामत रहम, मुझे प्लीज सजा ना दें। बादशाह ने कहा नहीं, मेरा ये असूल है कि जो गलती करता है उसको सजा तो मिलती है, हाँ चूंकि तुम एक अच्छे लड़के मुझे लगते हो तो मैं तुम्हें सजा की ऑप्शन दे देता हूं, जो सजा तुम्हें कबूल होगी वो दे दूंगा।
उसने कहा जी बाहर सलामत फरमाइए फिर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसने कहा भाई तुम्हारे पास ऑप्शन ये है कि या तो तुम 100 जूते खा लो या 100 प्याज खा लो। प्याज खाना चाहते हो तो 100 प्याज हम ले आते हैं, वो तुम 100 प्याज खा लो, और अगर तुम जूते खाना चाहते हो 100 तो हम उसको बुलवा लेते हैं, वो तुम्हें 100 जूते मारेगा। अब तुम बताओ तुम कौन सी सजा कबूल करना चाहते हो। उसने सोचा, लड़के ने था जहीन किस्म का आदमी, उसने कहा यार ऐसा है कि जूते खाना तो बड़ी तकलीफ होगी, प्याज तो मैं खाता ही रहता हूँ सैलड के तौर पे, क्यों ना मैं प्याज खा लूं। उसने कहा बादशाह सलामत मैं प्याज खाऊंगा, आप 100 प्याज मंगवा लें। बादशाह सलामत ने हुक्म ने जी 100 प्याज ले आए। जब प्याज आ गए तो प्याज को पंजाबी में कहते हैं गंडे, तो उसने जो है वो 5 प्याज ही खाए थे कि उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, क्योंकि वो प्याज बेर प्याज खाना भी जो है वो आसान काम नहीं है। 5 प्याज खाने के बाद उसने कहा बादशाह सलामत ये खाना तो बहुत मुश्किल काम है, ये मैं प्याज नहीं खा सकता, आप ऐसा करें सर मुझे 100 जूते ही मार लें। भाई साहब ने कहा चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने अपने बंदे को बुलाया और कहा इसको लगाओ भी 100 जूते। उस बंदे ने जब उसको 5 जूते मारे तो उसको बहुत शदीद तकलीफ शुरू होगी। उसने कहा यार ये तो बहुत पेनफुल है। उसने कहा बादशाह सलामत सर मैं ये जूते नहीं खा सकता, आप ऐसा करें प्याज खाना आसान काम है, इससे आसान है, बाकी 95 प्याज आप मंगवा लें, मैं प्याज खा लेता हूँ। तो बादशाह ने कहा वो तो ये प्याज पड़ेगा तो तुम फिर खा लो। उसने फिर 5 प्याज और खाए तो उसकी वही हालत हो गई। उसने कहा नहीं यार ये मुश्किल काम है, जूते खा लेता हूँ। उसने फिर कहा बादशाह में जूते मारे हैं। उसने फिर 5 जूते और खाए, फिर उसकी तकलीफ हुई, उसने कहा नहीं यार मैं प्याज ही खा लेता हूँ। उसने फिर प्याज खाने शुरू कर दिए। फिर कभी वो प्याज खाता, कभी जूते खाता, कभी प्याज खाता, कभी जूते खाता। अल्टीमेटली पता नहीं वाहियत का स्टूडेंट था कि नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली उसने समझ लें 95 जूते खाए और 100 प्याज खाए। और इस कहानी से हमें सबक ये मिलता है कि जो लोग अपना सही फैसला नहीं कर पाते उनको फिर जूते भी खाने पड़ते हैं और प्याज भी खाने पड़ते हैं। तो ये स्टोरी मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर की है कि आप लोग अपना फैसला कर लें, यार मैंने ये अब स्टडी अगर करना है ना तो मैं इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ूंगा कि कॉम्बिनीज ऑर्डिनेंस ने कब आना है और वो आएगा तो वो क्या हो जाएगा। अगर आपने पढ़ना है तो फिर ओपन माइंड क्लैरिटी के साथ इसको स्टडी करें, और अगर आपने नहीं पढ़ना तो आप कहें यार मैं नहीं पढ़ना चाहता, ये किताब पढ़ी है, जब कॉम्बिनीज ऑर्डिनेंस चेंज होएगा तब मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो क्लैरिटी के साथ चलेंगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे, और अगर आप कंफ्यूजन के साथ चलेंगे और कभी यहां और कभी वहां की बात करेंगे तो फिर उसी लड़के वाला हाल होगा जो बादशाह सलामत के साथ उस लड़के का हाल हुआ था। तो अब आप अपना फैसला इस वीकेंड के ऊपर क्लियर कर लीजिएगा कि आपने जिंदगी के आगे कैसे गुजारनी है कॉर्पोरेट लॉ के मुताबिक। मेरी आपको एडवाइस और गाइडेंस ये है कि ये जो इतना सारा सिलेबस आपके सामने खुला हुआ है इसको हम फर्स्टली स्टडी कर लेते हैं, और अक्टूबर के करीब जाके हम एससीसीपी से एक उनकी फीडबैक ले लेंगे कि उनकी क्या राय है कि कब तक लॉ आने वाला है, तो अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो कोशिश हम ये करेंगे कि सबसे पहले वो वाले रूल्स और रेगुलेशंस पढ़ लें जिनके अंदर अनकरीब आने वाले दिनों में कोई चेंज नहीं है। ठीक है जी, यहां तक सब लोगों को क्लियर है, तो फिर हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये मैं 1 मिनट आप लोगों को सिलेबस की तरफ लेके चलता हूं। ये सिलेबस में कल हमने पढ़ा था जो सीरियल नंबर 2 पे आ रहा है, कंपनीज ई वोटिंग रेगुलेशंस 2016। तो आप अपने सिलेबस में से इसको स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं कि ये हमने इसको स्टडी कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद आज हम अपना स्टडी करेंगे ये जो सीरियल नंबर 5 पे लिखा हुआ है, कंपनीज शेयर कैपिटल वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस रूल्स 2000। ठीक है जी, तो आज हम ये जो सीरियल नंबर 5 पे आ रहा है इसको हम स्टडी करेंगे। इरफान खान कहेंगे साथ साथ इन्फॉर्म करते रहेगा इसमें चेंज है या कि नहीं। ओके इरफान खान, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी।
जी ई वोटिंग रेवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन है जी। ई वोटिंग भी वही था जी, वो तो अभी रिसेंटली जनवरी 2016 में रूल्स आए हैं, तो वैलिडिटी चल रहे हैं, उसको आप स्टडी कर लें, उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज या अनअंडरस्टैंडेबल चीज नहीं है। ये जी रूल 2000 में आए और इनका उन्होंने नाम रखा कंपनीज शेयर कैपिटल वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस रूल्स 2000। तो जो ब्रैकेट के अंदर चीज लिखी होती है बेसिकली किसी भी रूल्स की, वो बता रही होती है कि इस रूल्स के अंदर आगे क्या आने वाला है। वेरिएशन का आप लोगों को मतलब पता ही होगा कि इसका मतलब है कि चेंज करना, ऊंच नीच कर देना। तो अगर कोई आपने राइट्स में चेंज करनी है, नॉर्मली आप लोगों को पता होगा कि शेयर होल्डर्स के जो राइट्स होते हैं वो होते हैं, उनका सबसे पहला राइट होता है डिविडेंड रिसीव करने का राइट, फिर उनका राइट होता है जनरल मीटिंग अटेंड करने का राइट, नोटिस रिसीव करने का राइट, वोट डालने का राइट, प्रोक्सी अपॉइंट करने का राइट। मुख्तलिफ किस्म के शेयर होल्डर्स के राइट्स होते हैं, तो उन राइट्स को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब ये हुआ कि दो शेयर होल्डर्स हैं, दोनों ने 1-1 लाख रुपए के शेयर लिए हुए हैं, तो ये लॉ हमें ये कहता है कि आप एक शेयर होल्डर को कह सकते हैं कि तुम डबल डिविडेंड ले सकते हो, दूसरे को आप ये कह सकते हैं कि तुम डबल वोट्स डाल सकते हो, या तुम प्रोक्सी अपॉइंट कर सकते हो, या तुम नहीं कर सकते, या तुम मीटिंग के अंदर तुम्हारे जब वोट डालेंगे तो तुम्हारे वोट डबल होंगे, या तुम्हारे वोट आधे होंगे, या तुम्हारे वोट बिल्कुल नहीं होंगे। तो किसी जो भी उनके राइट्स हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेट टू दी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। नॉर्मली जब हमने कॉमोडिटी नॉलेज पढ़ा था तो हमें यह पता था कि जितनी भी पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है प्रोपोर्शनेटली उस बंदे के पास उतने ही राइट होते हैं। तो ये इसके नाम से हमें पता चल गया कि राइट के अंदर चेंज करने की रूल्स में बात की जाएगी। नंबर 2 में लिखा हुआ है दे शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। इसका क्या मतलब होता है? एट वंस का मतलब होता है यकदम, कि ये जब रूल बने जिस तारीख को इशू हुए थे उसी दिन से ये इंप्लीमेंटेड हो गए थे, बिल्कुल फौरन। बिल्कुल अब्दुल मतीन, इरफान हुसैन, आप लोगों ने सही इसको अंडरस्टैंड किया है। तो जी आई थिंक डेफिनेशन की तरफ, कमीशन सब लोगों को पता है, ये तो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है। ऑर्डिनेंस का सब लोगों को पता है, नो इश्यू। और उन्होंने कहा जी बाकी सारे एक्सप्रेशन जो यूज हुए हैं वो हमारे उसके मुताबिक ही चलेंगे, उसके अंदर कोई नई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है। 3 नंबर जो इसका रूल है वो ये कहता है, इसकी हेडिंग है काइंड एंड क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये कहता है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी दो किस्म की होती है, लिमिटेड बाय शेयर होती है या लिमिटेड बाय गारंटी होती है। लिमिटेड बाय शेयर में हैव मोर देन वन काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, कि उसकी शेयर कैपिटल की काइंड जो है एक से ज्यादा हो सकती हैं, एंड मे हैव डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर अंडर ईच काइंड। तो शेयर कैपिटल की काइंड कोई एग्जांपल दे सकता है कौन कौन सी काइंड हैं शेयर कैपिटल की? और हर काइंड के अंदर डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं। तो मेन जो डिस्टिंग्विश किया जा रहा है वो काइंड से किया जा रहा है। तो इरफान हुसैन या अब्दुल मतीन या कोई और स्टूडेंट, नाम अभी सामने नहीं आ रहे, तो आप लोगों को पता है कि काइंड कौन कौन सी होती हैं? एनीवन? वेरी गुड इरफान हुसैन, जबरदस्त जबरदस्त। वकार वंडरफुल, फैसल इकबाल वंडरफुल, सकलैन वंडरफुल, फैसल बिलाल वंडरफुल, वसीम अकरम नो। रिडीमेबल इसके अंदर नहीं आएगा। यहां पे बेसिकली दो किस्म की काइंड हैं और वो हैं प्रेफरेंस शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स। अब ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर आपकी डिफरेंट किस्म की क्लासेस हो सकती हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी आपकी डिफरेंट किस्म की क्लासेस हो सकती हैं। उसको नॉर्मली कुछ लोग बोलते हैं क्लास ए शेयर्स, क्लास बी शेयर्स और क्लास सी शेयर्स। तो ये उन्होंने लॉ ने अथॉरिटी दे दी कि कंपनी डिफरेंट किस्म की काइंड रख सकती है। रूल नंबर 2 में ये लिखा है कि वेयर अ कंपनी इंटेंड्स टू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल इट शैल स्पेसिफिकली सो प्रोवाइड इन इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो सबसे पहली जो रूल की रिक्वायरमेंट अभी तक हमारे सामने आई है वो ये है कि उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन होना जरूरी है। अगर ये मेंशन नहीं है तो वो कंपनी डिफरेंट काइंड इशू नहीं कर सकती। अभी इस क्लास के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा। एक कंपनी है जिसने डिफरेंट काइंड्स रखी हुई हैं और उसकी डिफरेंट क्लासेस भी रखी हुई हैं। वो इसको पढ़ने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली उसकी बैलेंस शीट खोल के भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो जिस कंपनी ने भी ये काम करना है उसको अपने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में उसकी ये क्लॉजेज होनी चाहिए। अगर ये क्लॉजेज वहां पे नहीं है
तो वो कंपनी डिफरेंट काइंड शेयर कैपिटल की नहीं रख सकती। अब आ जाते जी रूल नंबर 4 के ऊपर। रूल नंबर 4 ये कहता है कि नेचर ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं। ईच काइंड ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी क्लास ऑफ फलाना फलाना ममलाना में हैव डिफरेंट राइट प्रिविलेजेस एंड शैल बी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स। ये जो उसने इंग्लिश लिखी है असल में जो काम शुरू होता है वो ये जो नीचे ये लिखा हुआ है यहां से शुरू होता है। तो कौन कौन से जी राइट्स हो सकते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डिफरेंट वोटिंग राइट्स हो सकते हैं। राइट्स की बात हो रही है ना, तो जो भी आपकी क्लास है उस क्लास के अंदर आप वोटिंग राइट्स को डिफर कर सकते हैं। वोटिंग राइट को कर सकते हैं डिसप्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड, कि जो आपकी पेड अप वैल्यू है उससे डिसप्रोपोर्शन भी आप बना सकते हैं। जो मैंने एग्जांपल दी थी कि दो लोग हैं, दोनों ने एक एक लाख के अगर शेयर लिए हुए हैं तो एक के वोट डबल हो सकते हैं और दूसरे के वोट कम हो सकते हैं। सकलैन आप जो है भाई मेरे ये क्लॉज जो बी है इसको जरा स्टडी करें। मैं आपका माइक ऑन करता हूं और आप बताएं कि आपको ये पढ़ने के बाद क्या समझ आई। जी सकलैन, ओह वेरी गुड। सकलैन ने बड़ा जबरदस्त हल निकाला है। उसके बाद माइक वाला हैंड फ्री नहीं है फिलहाल। ओके, नो इश्यूज प्लान। जी सलमान, सलमान का क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। वो कहते हैं जी रीजन क्या है बिहाइंड द चेंज ऑफ वोट्स विद सेम पेड अप वैल्यू। सलमान बेसिकली ये होता है कि जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो लोग जो है वो शेयर होल्डर्स का आप राइट इशू करते हैं। वो कहते हैं जी हम तो नहीं ले रहे, आपकी कंपनी पहले आप लॉसेस में चला रहे हैं तो हम मजीद शेयर क्यों लें। फिर आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट हाउसेस के पास कि जनाब आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो उनकी फिर कंडीशंस होती हैं जी कि हम पैसे इतने देंगे, डिविडेंड का ये राइट होगा, वोट हमारे इतने होंगे। वो अपनी मुख्तलिफ कंडीशंस जो है वो लगा सकते हैं। या वो कोई बहुत आपकी कंपनी बड़ी जबरदस्त चल रही है तो कोई बंदा आपके पास आता है जी मेरे से आप पैसे ले लें, मेरे शेयर दे दें, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि जनाब शेयर मैं दूंगा लेकिन आपको वोटिंग राइट नहीं दूंगा, उसके बगैर अगर आपने मेरे शेयर परचेज करने आपको कर लें। हाउएवर डिविडेंड बेशक आप मेरे से डबल ले लें। या उल्टा भी कह सकता है कि डिविडेंड नहीं दूंगा, वोटिंग राइट डबल ले लें। इरफान हुसैन ने IMF का जिक्र कर दिया है तो वो जबरदस्त है। सलमान, अगर आपका माइक यार आपका सैंटी माइक वाली है तो आप ये जरा बी क्लॉज को पढ़े। मैं आपको माइक ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो आप जरा एक्सप्लेन करें कि आपको पढ़ने के बाद समझ क्या आई है। सलमान, आपको उधर से भी अपना माइक टोटली ऑन करना पड़ेगा। Different rights of entitlement of dividend, right shares or bonus shares. आपको Yes sir. आपको आवाज आ रही है? Yes sir. कैसे हैं, ठीक ठाक जी हैं? सर। ओह वेरी गुड। जी सर। कहाँ होते हैं आप? शहर? जी आपका शहर कौन सा है? सर, मैं रहीमिया खान से बात कर रहा हूँ। ओके वेरी गुड, ठीक है जी। आप बताएं इसको पढ़ने से समझ क्या आई आपको? सर इसके अंदर क्लोज भी राइट्स की बात कर रहा है कि सबसे पहले डिविडेंड की बात नहीं कर रहा। यस सर, वो डिविडेंड वगैरह की बात कर रहा है, लेकिन उनके अंदर वो उनके राइट्स की बात कर रहा है कि किसी को ज्यादा मिल सकता है, किसी को। हाँ जी, डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं फॉर एंटाइटलमेंट ऑफ डिविडेंड के डिविडेंड यस सर। ज्यादा भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। राइट शेयर का क्या मतलब हुआ? जी सर। राइट शेयर का क्या मतलब हुआ? जी सर। राइट शेयर सर राइट शेयर हम किसी को राइट दे सकते हैं कि वो इतने शेयर परचेज कर सकता है एट द स्पेसिफाइड अमाउंट या जैसे भी। जी, जब भी कंपनी ने अपने नए शेयर इश्यू करने होते हैं तो तमाम प्रेजेंट शेयर होल्डर्स का ये राइट होता है कि सबसे पहले उनको ऑफर आए, ये उनका हक होता है। तो आप जब भी शेयर इशू करेंगे इस तरह के जो जिसमें आप ये वेरिएशन करने लगे हैं
तो आप ये लिख सकते हैं कि जनाब जब भी मैं राइट ऑफर करूंगा तो मैं आपको राइट ऑफर आपको नहीं आया करेगी, ये वाला आपका हक जो है राइट शेयर वाला ये मैं खत्म करना चाहता हूँ। या आगे यस बोनस सर। शेयर का भी लिखा है, बोनस शेयर का भी जी आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, आता भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। और सिमिलरली जी नोटिस के हवाले से भी लिखा है। यस सर। वेरी तो गुड। इसका ये है कि किसी को जी बोलिए। सर हम अपनी मर्जी से किसी को कह सकते हैं कि भी आप हमारी जनरल मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं, नोटिस वगैरह उनको दे सकते हैं कि आप अटेंड करें हमारी मीटिंग वगैरह। सलमान यहाँ पे एक मैं क्लैरिटी लेके आना चाहता हूँ। ये हम किसी को कह नहीं सकते, ये हम क्या करेंगे कि उस तरह के हमें शेयर इशू करने पड़ेंगे। क्लास जो ऑलरेडी शेयर क्लास ठीक ए हैं वो तो ऑलरेडी कॉम्प्लीट ऑर्डिनेंस के मुताबिक हैं। अगर आपने किसी का राइट कम या ज्यादा करना है तो आप एक नई क्लास के जो शेयर हैं वो इशू करेंगे कि क्लास बी के मैं शेयर इशू कर रहा हूँ और इस क्लास बी के अंदर जो शेयर होल्डर हैं उनके राइट इस तरीके से हैं, डबल हैं या आधे हैं या फलाना राइट है या फलाना नहीं है। तो वो ऑल टूगेदर डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल जो है शेयर इशू किए जाएंगे और वो शेयर ट्रांसफर होकर जिसके पास भी जाएंगे तो उसके राइट अकॉर्डिंगली उसी स्कीम के मुताबिक होंगे। ठीक है सलमान, ठीक सर। थैंक यू वेरी मच ठीक। यार, थैंक यू। वेलकम। चलिए इसके बाद क्लास 3 आ गई है जो कि ये कहती है कि जब आप ये अपने राइट्स चेंज करने लगे हैं तो उसका आप इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी कर सकते हैं और लिमिटेड पीरियड के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि जी अब मैं बी क्लास के शेयर इशू करने लगा हूं और जो लोग भी ये शेयर खरीदेंगे उनको डबल डिविडेंड दिया जाएगा और ये डिविडेंड में 3 साल तक उनको डबल मिलता रहेगा। आफ्टर 3 इयर्स वो बिल्कुल एट पार आ जाएंगे विद दी क्लास ए शेयर होल्डर्स। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जिंदगी भर उनको डबल देता रहूंगा, तो यहाँ पे उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप वो राइट का टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं। वकार का एक क्वेश्चन आया है जी, वांट द प्रीवियस शेयर होल्डर्स विल disadvantage if the give investment house a disproportionate right and dividend is their approval required for this। जी बिल्कुल, अभी हम आगे जाके बढ़ेंगे तो अप्रूवल चाहिए होगी और ये हो सकता है कि जो आप नए लोगों को शेयर दे रहे हैं उनको आप राइट उनके कम किए हो सब लोगों के, जरूरी नहीं है कि आप उनके डबल या बढ़ा देंगे, कम भी आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने निगोसिएशन किस तरीके से की है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए क्वेश्चन आया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के राइट्स चेंज नहीं हो सकते। जी, जो शेयर इशू हो चुके हैं उनके जो राइट्स थे वो तो एज इट इज ही हैं। अब जो आपने नए शेयर इशू करने हैं उसके अंदर आप राइट अपने, अगर आपने डिस्प्रोपोर्शन करना है या वेरिएशन करनी है तो आप कर सकते हैं। ये लॉ ने एक अथॉरिटी दी हुई है, कुछ लोगों ने इसको इस्तेमाल किया, ज्यादातर कंपनीज ने इस पावर को इस्तेमाल नहीं किया हुआ। आप जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि कंडीशन का हमेशा होता है कि जनाब क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी अगर हमने ये काम करना है, क्योंकि इट इज क्वाइट पॉसिबल आफ्टर फ्यू इयर्स आप किसी कंपनी के सीएफओ लगे और वहां पे पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए यार मैंने अगर पैसे लेके आने हैं, किसी बंदे को कन्विंस करना है और कंपनी के हालात खराब हैं और कोई पैसे नहीं दे रहा तो मैं इसको कैसे लेके चलूं। ठीक है जी, पार्ट बी की लास्ट लाइन के ऊपर कोई थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल मीटिंग अटेंड करने का भी राइट होता है जी शेयर होल्डर के पास। तो जब आप क्लास बी के शेयर इशू कर रहे हैं, अगर आप वो राइट खत्म करना चाहते हैं कि जब आप जनरल मीटिंग में नहीं आया करेंगे तो आप ये भी राइट खत्म कर सकते हैं। ओके जी, नाउ हम चलते हैं गो टू दी कंडीशन कि क्या कंडीशंस हम पूरी करेंगे तो फिर हम ये वाला काम कर सकते हैं। सबसे पहली जनाब कंडीशन है कमीशन से अप्रूवल लेना और वो अप्रूवल मिलेगी ऑन दी बेसिस ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन आप लोगों को पता होगा कि ऐसी रेजोल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर 21 डेज पहले उसका नोटिस दिया गया हो कि हमने ये मीटिंग कॉल करनी है और उसकी अप्रूवल जो है वो कितने लोगों ने उसकी अप्रूवल की हो, थोड़ा आपका जरा नॉलेज टेस्ट किया जाए। 3/4 मेजोरिटी, वंडरफुल जी, बिल्कुल ये आप लोगों ने सही कहा 3/4 मेजोरिटी। अगर मुझे ये बताएं कि एक मीटिंग कॉल की गई जिसके अंदर 40% शेयर होल्डर्स आए हैं, 40% शेयर होल्डर्स अगर आए हों तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकती है? मुकार, हाँ या ना?
एक जनरल मीटिंग है जिसके अंदर 40% शेयर होल्डर्स आए हुए हैं, क्या वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकती है? वो 75% की कंडीशन नहीं मसला करेगी? जो भी आप लोगों ने 3/4 की अप्रूवल बोला कि 75% उसके हक में वोट आने चाहिए, वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी? फैसल बिलाल ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वकार, आप फैसल बिलाल का जरा क्वेश्चन आंसर पढ़ें। यस, जो प्रेजेंट लोग हैं उनमें से 75% लोग अगर ओके कर दें तो फिर स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास हो सकती है। वेरी गुड, ठीक हो गया। तो स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करनी होगी और अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको कमीशन से कि जनाब हम ये फलानी क्लास के शेयर इशू करने लगे हैं जिनके अंदर राइट्स की वेरिएशन है, तो इसकी अप्रूवल कर दें। ये सबसे पहले इसकी कंडीशन थी और सबसे प्रोबेबली टफ कंडीशन यही है कि आपने कमीशन से अप्रूवल लेनी है। कमीशन आसानी से चीजों को अप्रूव नहीं करता, काफी डिटेल से चीजों को देकर फिर अप्रूवल मिलती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने जब भी कोई काइंड या कोई क्लास जिसके अंदर डिफरेंट राइट्स हैं वो वाले जब शेयर आपने इशू करने हैं तो आपने हर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रोपोर्शनेटली ऑफर करने हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर आपके किसी इन्वेस्टमेंट हाउस से बात चल रही है कि जी हम आपको ये शेयर देना चाहते हैं, तो उसको देने से पहले आपने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो ऑफर करने हैं और वो उसको जब रिफ्यूज करेंगे तो उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट हाउस से किसी को दे सकेंगे। अगर वो आपके ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके पैसे वहीं से आ जाएंगे कंपनी के पास। तो ये लोग एक बड़ी क्लियर कट रिक्वायरमेंट है। किसी अभी यहाँ पे स्टूडेंट ने ये रेज किया था ये इशू कि जी अगर ये वो इशू कर देते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के साथ ज्यादती हो जाएगी कि डिफरेंट राइट के अच्छे राइट्स वाले शेयर जो हैं वो दूसरों को दे दिए गए हैं। अच्छा जी, कंडीशन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। कंडीशन नंबर 3 ये कहते हैं कि इफ एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट द ऑफर, कि वो रिफ्यूज कर देता है जी कि मैं ये शेयर नहीं लेना चाहता, तो द शेयर सो डिक्लाइंड शैल बी डिस्पोज ऑफ बाय द डायरेक्टर्स इन सच मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल। तो आर्टिकल में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे या इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द शेयर होल्डर। तो जो शेयर होल्डर ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की है या फिर उसके मुताबिक उसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। और जनरली जब ये बातें चल रही होती हैं तो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन के अंदर ये डाल देते हैं कि अगर हमें ये ना मिले तो डायरेक्टर के पास पावर है, वो किसी को भी इशू कर सकते हैं। तो डायरेक्टर फिर अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं और जिस बंदे से भी बात चल रही होती है उसको ये शेयर इशू कर दिए जाते हैं। ये थी जी कंडीशन नंबर 3 और हम चलते हैं कंडीशन नंबर 4 की तरफ। कंडीशन नंबर 4 ये कहती है कि इन केस शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी हैज डिफरेंट क्लासेस जिसके अंदर डिफरेंट राइट्स और प्रिविलेजेस हों एंड द सेम इज टू बी ऑफर टू द जनरल पब्लिक, कि अगर वो जनरल पब्लिक को वो कंपनी कोई शेयर ऑफर कर रही है तो वो फैक्ट जो है उसने मेंशन करना है इन दी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट, कि जो उसकी प्रोस्पेक्टस होगी उस प्रोस्पेक्टस के अंदर उसने ये बता देना है जी कि मेरे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स हैं और डिफरेंट काइंड हैं उनकी। ये खुल खुला के बताना चाहिए ताकि पब्लिक को पता चल जाए अच्छा यार हमारे अलावा भी वो किसी और किस्म के भी यहाँ पे शेयर होल्डर होंगे, तो वो देख सकें कि उनको फायदा ज्यादा है या हमें फायदा ज्यादा है। तो ये आपने अपनी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर खास तौर पर ये मेंशन करना है, ये वाला फैक्ट कि हमारे पास डिफरेंट क्लास के शेयर्स हैं। जी हिजबुल्ला सिद्दीकी साहब के साइन आ गए जो कि ज्वाइंट डायरेक्टर एडमिन है और ये हमारे सिंपल से रूल थे वेरिएशन के हवाले से। इसके अंदर अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। अभी मैंने आप लोगों को वो दिखाना है, क्या उसे कहते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कि कौन सी कंपनी इन चीज़ों को यूज कर रही है। और प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि वो जो एग्जाम्पल है वो हमें इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी।
देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक कंपनी है एसगार्ड 9 लिमिटेड। इसकी जो बैलेंस शीट है वो इस वक्त हमारे सामने आ चुकी है और यहां पर आप देखेंगे, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है। आप लोगों की जो फीडबैक है वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि क्लास अच्छे तरीके से चले। वेरी गुड। जूम करें इसको, ये जूम कहां से होगा? ओके, लोगों को नजर नहीं आ रहा। एक मिनट जी, मैं लेट मी चेक हाउ टू जूम इट। प्लस साइन दबाने से कंट्रोल प्लस से जूम नहीं हो रहा। ये मान नहीं रहा भाई, कंट्रोल प्लस से भी जूम नहीं हो रहा। कोई और कमांड किसी को आती हो तो राइट, यहाँ पर जी राइट डाउन कॉर्नर पे प्लस का निशान है कहीं पे, जो ओ यस, ये एक आ जाता है। समझ गया ये है। ले जी, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाना चाहिए सोली पर। ठीक है अब्दुल मतीन, वेरी गुड, वेल डन। अभी आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर ऑथराइज कैपिटल आ रहा है, जिसके अंदर सबसे पहले लाइन है ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और नीचे आ रहा है प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो इस कंपनी के पास ये डिफरेंट काइंड हैं शेयर कैपिटल की। और ये ऑथराइज कैपिटल आप लोगों को पता होगा कि ये मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कितना होगा। तो पहली जो कंडीशन थी कि उसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में ये प्रोवाइड होना चाहिए, तो यहां से पता चल रहा है कि ये ऑथराइज कैपिटल लिखा हुआ, तो इसके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में ये दोनों किस्म की जो क्लोजेज हैं वो एडिड हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल की तरफ। ठीक है जी, इसके अंदर आ रहे हैं, यहां पे आप देखेंगे मैं हाईलाइट कर रहा हूं वोटिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, कि ये वो शेयर्स हैं जिसके अगेंस्ट वोट डाले जा सकते हैं। और नीचे आ रहे हैं नॉन वोटिंग ऑर्डिनरी शेयर्स, तो ये उसकी क्लास है शेयर की, सेकंड क्लास। तो इसने अपनी जो काइंड थी ऑर्डिनरी शेयर की, उसके अंदर दो किस्म के शेयर जो हैं वो इशू किए हुए हैं। ऑथराइज इसने ज्यादा करवाएगा लेकिन इशू इसने कम किए हुए हैं। तो ये कंपनी जो है इन रूल्स को इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे सामने है। और इसकी ज्यादा डिटेल्स इन्होंने अपनी रिपोर्ट में नहीं दी हुई। हाउएवर अगर कंपनी के पास जाए तो वहां पर उनके पास काफी सारा इंफॉर्मेशन या डाटा यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे आप उसको, इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि उन रूल्स को किस तरीके से कंपनीज ने इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है जी, अब चलते हैं, जरा एक नजर लगाते हैं अपने सिलेबस की तरफ कि हमने क्या कर चुके हैं। हम सिलेबस में ये जो 2 नंबर था ये हम स्टडी कर चुके हैं यस्टरडे, और जो 5 नंबर है ये भी हम स्टडी कर चुके हैं अभी रिसेंटली। इसके बाद आज के दिन मैं आप लोगों को एक और टॉपिक करवाना चाहता हूं, जो कि है इन्वेस्टमेंट। प्लान का क्वेश्चन है कि फुली पेड बोनस शेयर मीन्स, जो भी शेयर इशू किए जाते हैं बोनस शेयर के तौर पे इशू किए जाते हैं वो फुली पेड कंसिडर होते हैं। तो उतनी अमाउंट आप वहां से निकालते हैं अपने रिजर्व में से, उसको शेयर कैपिटल में जो है वो आप अमाउंट शिफ्ट कर देते हैं। कभी जिंदगी में पहले पार्टली पेड शेयर होते थे,
1984 में, तब 84 का जब ऑर्डिनेंस आया था, बाद में फिर उन्होंने चेंज करके फुली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट ले आए, तो उसके बाद ये मसला पड़ गया। ले जी, ये जी जो हमारे सिलेबस का रेफरेंस नंबर 7 है, जिसके अंदर आ रहा है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज रूल्स 1996, ये हम आज स्टडी करना चाहते हैं, तो मैं आपको इन रूल्स की तरफ लेके चलता हूँ। जी, आजकल इशूड एंड पेड अप कैपिटल जो है वो हमेशा सेम होता है। पहले इसके अंदर डिफरेंस होता था जब पार्टली पेड शेयर्स होते थे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है कि अगर शेयर होल्डर्स जो हैं वो डिस्पोज ना करना चाह रहे हों तो उस केस में क्या होगा? डिस्पोज करने का मतलब यह है कि वो जो शेयर इशू करना चाह रहे हैं कि उसका एंड अंजाम क्या होना है। तो या तो यह है कि उनको खत्म कर दिया जाएगा, इशू ही ना किया जाए, और शेयर होल्डर के डिस्पोजल का इसमें एलिमेंट नहीं है। वो रेजोल्यूशन में जो डायरेक्टर के पास पावर है, डायरेक्टर ने बेसिकली इसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो शेयर होल्डर तो सिर्फ ये कह देंगे जी हम ये वाले शेयर नहीं लेना चाहते। अब मैं ये जी रूल्स जरा खोल लेता हूं ताकि हम अब प्रोविडेंट फंड के रूल्स की तरफ चले। कॉमन ऑडियंस में आप लोगों ने मॉड्यूल डी में पढ़ा होगा कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है। स्टूडेंट्स, आपको 2 मिनट के लिए होल्ड करना पड़ेगा। एक छोटा सा इशू है। आई विल बी बैक इन जस्ट 2 मिनट्स। जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इरफान हुसैन कह रहे हैं जी रूल्स अपडेटेड होते हैं एससीसीपी की साइट पे या फिर बस ये बात ही करते हैं? नहीं जी, एससीसीपी इस बारे में माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त और एफिशिएंट है कि उनकी वेबसाइट के ऊपर जो भी चीजें पड़ी हैं वो 95% लेटेस्ट ही पड़ी हुई हैं। एक दो केसेस के अंदर उन्होंने अपडेट नहीं किए हुए, लेकिन 95% जो है वो सारे का सारा काम जो भी मुझे मिला वो फिट है और अपडेटेड है। उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। मिसाल के तौर पे एनबीएफसी के वहां पे रूल्स हैं जिसके अंदर 4 दफा अमेंडमेंट्स आई हैं। तो जब आप एनबीएफसी के रूल देखेंगे तो सबसे ऊपर जो रूल्स होंगे वो अमेंडेड होंगे, उसके नीचे वो चारों जो अमेंडमेंट्स आई थी वो भी लिखे होंगे रूल्स, एसआरओ, वो नीचे भी एसआरओ होंगे। तो आपका काम है जो सबसे टॉप पे उस रेलिवेंट टॉपिक का एसआरओ या रूल्स हैं उसको डाउनलोड कर लें।
तो वहां पे आपको अपडेट मिल जाएंगे। देखिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के हवाले से जो लॉ कंपनी ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस हैं वो ये हैं कि अगर आप, सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज से, आपने कोई अपने पास मुलाजिम रखा और अगर आप उससे कोई सिक्योरिटी या मनी लेते हैं कि जी अगर तूने हमारे पास जॉब करनी है तो भाई ये पैसे जमा करवा दे 1 लाख रुपया, तो फिर तू जॉब कर सकता है। अगर आपने इस तरह का कोई डिपॉजिट लिया है अपने एम्प्लॉय से तो आपने विद इन 15 डेज जो है वो एक स्पेशल अकाउंट में उस पैसों को रखना है। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कंपनीज जो है वो ये डिपॉजिट नहीं लेती। हाउएवर अगर कुछ कंपनीज ज्यादा ही अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं कि यार एम्प्लॉयज का डिपॉजिट भी रखना चाहिए, तो वो अगर लेती है तो उसको शेड्यूल्ड बैंक में रखना पड़ेगा या नेशनल सेविंग स्कीम्स में रखना पड़ेगा। नेशनल सेविंग स्कीम बेसिकली कौमी बचत के सेंटर्स हैं, वहां पे उनकी मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें होती हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो उसकी किसी भी स्कीम में आप उसको रख सकते हैं। और ये वाले जो पैसे होंगे ये कंपनी किसी भी सूरत जो है उसको यूज नहीं कर सकती अनलेस के कोई वो बंदा जो उसकी एग्रीमेंट टर्म्स लिखी हुई थी उसको ब्रीच करे, तो फिर वो करना पड़ेगा। ये एक सिंपल वैसे मैंने लॉ के बारे में आपको बता दिया। ऊपर वाला जो असल में जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो नीचे वाला, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो भी आपके सिलेबस में है। ये लॉ ये कहता है सबसेक्शन 2 कि जहां पर आपने प्रोविडेंट फंड कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ बाय द कंपनी फॉर इट्स एम्प्लॉइज, तो जितनी भी मनी कॉन्ट्रीब्यूट की जाएगी इस प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो जिस दिन वो कंट्रीब्यूट की गई थी अमाउंट उसी दिन से आपने उसको डिपॉजिट करवाना है। सेम नेशनल सेविंग स्कीम में करवा दें या किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के अंदर अकाउंट खोलें और वहां पे आप उसको जमा करवा दें, और अगर वो कंपनी खुद शेड्यूल्ड बैंक है तो एक अकाउंट अलग से खोल के वहां पे ये वाले पैसे रख दें। दूसरी ऑप्शन है आप इन्वेस्ट कर दें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और तीसरी ऑप्शन है कि आप उसको डाल दें इन बॉन्ड्स, रिडीमेबल कैपिटल, डेट सिक्योरिटीज और इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय पाकिस्तान यानी कि वापडा, और ये लिखा हुआ है मैंने बोल्ड किया हुआ लिस्टेड सिक्योरिटीज में भी डाल सकते हैं। ये वाला जो लफ्ज है ना इसने आपके लिए टेंशन डाल दी, क्योंकि इसके ऊपर एक पूरे फिर रूल्स बन गए जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर ये यहाँ पे ना होता तो फिर वो रूल्स ना पढ़ने पड़ते। सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, तो जो प्रेस्क्राइब्ड है वो रूल्स हैं। प्रेस्क्राइब का मतलब है कि जो जैसे वो बताएगा तो वो उसने रूल्स में बताया हुआ है, तो वो उसने कहा जी कि वो उसके मुताबिक आपने करना, और वो रूल्स हम पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ पे आप लोगों के ध्यान में शायद हो सकता है जो लोग ऑडिट वगैरह करते हैं उनके क्वेश्चन आया हो कि ये लिखा हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहते हैं यार 15 दिन के अंदर जमा करवाने होते हैं, कंट्रीब्यूशन के दिन जमा नहीं करवाने होते। ठीक है, तो ये बेसिकली उस केस में अगर कंपनी ने प्रोविडेंट फंड की जो मैनेजमेंट है वो अपने पास से रखी है, सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे उसको रजिस्टर नहीं करवाया। नीचे ये लिखा हुआ है कि अगर आपने प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट यानी कि सेपरेट लीगल एंटिटी उसकी अगर बना दिया है तो फिर आपने विद इन 15 डेज जो है वो पैसे ट्रस्ट को दे देने हैं। अक्सर कंपनीज ने अपना प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट जो है वो सेपरेट बनाया होता है, तो ये पैसे आप उस ट्रस्ट को दे देंगे, और फिर वो जो उसके जो ट्रस्टीज हैं उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो ये जो ऊपर लिखा हुआ था ना नेशनल सेविंग स्कीम्स या शेड्यूल्ड बैंक के अंदर अकाउंट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स, उसके अंदर उन्होंने फिर इन पैसों को रखना होगा। इन उन पर्पजेज के अलावा उन पैसों को वो कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। रूल्स अपडेटेड होते हैं वो, ठीक है। इन लिस्टेड सिक्योरिटीज देयर इज चांस ऑफ लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल वकार, आप थोड़े से मुझे प्रैक्टिकल लाइफ के बंदे लगते हैं कि लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर लॉस हो सकता है इन्वेस्टमेंट का। तो वो जो रूल्स बने हैं मेरा भाई, जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एससीसीपी ने इस रिस्क को किस तरीके से कवर किया हुआ है। फैसल बिलाल ने बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है जी, बॉन्ड और शेयर किसके नाम पे होंगे एंड डिविडेंड और इंटरेस्ट कौन लेगा? और वकार कहने देर वाज अ ह्यूज लॉस इन एनएलसी। वकार, आपने अपना कभी पर्सनल लॉस किया है शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट में? ओह वेरी गुड, सही है। लॉस करेंगे तो ज्यादा समझ आएगी, थोड़े से पैसे डालेंगे। वो शायद आपने सुना हो कि अकल जो है वो बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से आती है। ठीक है, फिलहाल मैं एड्रेस करना चाहूंगा फैसल बिलाल के क्वेश्चन को, जो कि एक बड़ा जबरदस्त किस्म का क्वेश्चन है कि अगर कंपनी ने सेपरेट ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट ना किया हो और प्रोविडेंट फंड की वो कंपनी स्कीम चला रही है, ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड की अगर स्कीम चल रही है कंपनी के अंदर ही चल रही है, तो कंपनी जब वो बॉन्ड लेगी या शेयर्स लेगी या नेशनल स्कीम में रखेगी
तो वो सारे के सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कंपनी के अपने नाम पे इशू होंगे। प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट की लीगल एंटिटी तो रजिस्टर नहीं हुई थी, तो ये बिल्कुल बात सही है जी, वो कंपनी के अपने नाम पे होंगे और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा या डिविडेंड आएगा वो भी कंपनी के नाम पे ही आएगा और उसके ऊपर जो टैक्स देगी वो भी कंपनी ही पे करेगी। तो फिर कंपनी प्रैक्टिकली ये कर सकती है कि जितना वो डिविडेंड आया, क्योंकि एक तरफ उसकी आ रही होगी प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी पेएबल टू एम्प्लॉइज और दूसरी साइड पे एसेट साइड पे आ रहा होगा इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग स्कीम्स जो कि प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी के तकरीबन बराबर चल रही होगी। तो जितना वहां से आपने इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमाया है तो फिर कंपनी के डायरेक्टर ये डिसीजन कर सकते हैं कि ये जितना इंटरेस्ट आया, चूंकि ये एम्प्लॉइज के प्रोविडेंट फंड के पैसों का था, तो इतना इंटरेस्ट हम लायबिलिटी के अंदर क्रेडिट और दे देते हैं ताकि वो मेंबर्स के पैसे उन्हीं को क्रेडिट चला जाए। लॉ जो है वो इसके ऊपर साइलेंट है, प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर इस तरीके से ऐसे ही होएगा। तो हम चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। ये हम अकाउंटिंग की तरफ चले गए थे, तो ये रिपोर्टिंग के जो टीचर हैं आपको और अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। तो रूल्स अब हम पढ़ते हैं जी, जो प्रेस्क्राइब किए गए लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेरे स्क्रीन के ऊपर ना एक चल रहा होता है चैट बॉक्स, जिसको मुझे साइड पे करना पड़ता है क्योंकि वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होता वो लेकिन मेरे ये जो खोला होता है मैंने, इसके सामने आकर मुझे तंग करता है और फिर मुझे वो साइड पे करके खोलना पड़ता है। अब मैं आ गया जी प्रोविडेंट फंड के रूल्स की तरफ। ले जी, ये प्रोविडेंट फंड के रूल्स हैं जो कि प्रोबेबली आपके सामने जो खुल चुके होंगे। जी फैसल बिलाल, जहां पे भी लॉ साइलेंट होता है तो वहां पे आप उसको प्रूडेंस होनी चाहिए। प्रूडेंस अगर नहीं होगी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से आप पकड़े जाएंगे। प्रूडेंस का मतलब यह कि थोड़ा सा लॉजिक होनी चाहिए उसके आपके फैसले के अंदर, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये लॉयर्स होते हैं बेसिकली, इनका काम इसीलिए इतना ज्यादा चल रहा है क्योंकि हर चीज का कानून जो है वो नहीं बनाया जा सकता। तो फिर वो लीगल प्रोविजंस की जब इंटरप्रिटेशन का इशू आता है या जहाँ पे लॉ साइलेंट होता है वहां पे मसले बन जाते हैं, फिर लॉयर्स जो है वो हेल्प करते हैं और उनका सपोर्ट भी मिलती है और उनका कारोबार भी चलता है। लेकिन जी ये प्रोविडेंट फंड के रूल्स इशू में 1996 में ये रूल्स आए थे। इनका नाम उन्होंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट लिस्टेड सिक्योरिटीज के ये रूल्स हैं। इंटरप्रिटेशन इस तरीके से होगी। हम चलते हैं कंडीशंस की तरफ। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वेयर इट इज डिसाइडेड टू मेक इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द प्रोविडेंट फंड in securities of the companies listed on any stock exchange in Pakistan, such investment shall be subject to the following condition। ये कंडीशन तो आपने फुलफिल करनी है तो फिर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके जी, ये नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि ये आप पढ़ लें जरा, इसको आपको पढ़ने के बाद समझ आ जाएगी। आई क्लास जो है जी भाई, समझ आई इसकी कि नहीं आई? फैसल बिलाल बकार को समझ आ गया, वेल डन। बकार ये 30-10% का होता है भाई। फैसल बिलाल ये 30-10% का होता है। ये कितना होता है? अच्छा ये वकास, ओके। हमारा जी एक स्टूडेंट वकास है और दूसरा वकार है, इन दोनों के नाम की तरफ आखिरी डिजिट चेंज है अल्फाबेट। वकास के अंडरस्टैंडिंग ठीक है। बेसिकली ये 30% है, पहले 10% था, उसको चेंज कर दिया गया। अब्दुल मतीन ऐसा नहीं है। अब्दुल मतीन आपने इसको रिवर्स अंडरस्टैंड कर लिया। बेसिकली ये 30% है, पहले ये 10% था, अब जो उसको उन्होंने 30% कर दिया गया। तो ये 30% है, वो लॉ ने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कोई टाइपो किस्म की एरर हो गई है जो कि चेंज नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये 30% की जो आपका प्रोविडेंट फंड अगर 1 करोड़ रुपए का है, 10 मिलियन रुपीज का, तो 30% का मतलब ये है कि 30 लाख रुपए जो है वो आप एलोकेट कर सकते हैं टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन दी लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ द प्रोविडेंट फंड। दूसरे नंबर पे ये रेगुलेशन ये कहते हैं, ये पहली कंडीशन थी कि इससे ज्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अदर लिस्टेड कंपनीज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल।
कि किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो उसका जो पेड अप कैपिटल है उसकी पेड अप कैपिटल से 5% आप अमाउंट निकालेंगे, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते। जैसे इकबाल ये 30% है भाई, 30% आप डाल सकते हैं और जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपका प्रोविडेंट फंड का साइज है 10 अरब रुपए, तो आप 10 के 10 अरब रुपए में से जो 3 अरब रुपए हैं वो आप लिस्टेड कंपनीज में डाल सकते हैं। तो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसका 5% जो है वो बनता है 1 अरब, तो उस 1 अरब से ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स आप नहीं ले सकेंगे। ये उन्होंने पहली कंडीशन लगा दिया ताकि आप डाइवर्सिफाई कर सकें। बिल्कुल वकार ने सही अंडरस्टैंड किया है इसकी लॉजिक, और ये बड़ी जबरदस्त लॉजिक है। ये उन्होंने कंपनीज को ट्रस्ट के पैसों को बचाने के लिए ये काम किया है कि इससे ज्यादा ना करें। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये लगाई कि जब आप लिस्टेड कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं तो सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके पास मिनिमम ऑपरेशनल रिकॉर्ड हो 5 ईयर्स का। ये जो किसी ने बात की थी ना कि लॉस हो जाता है, लॉस हो सकता है, तो उन्होंने कहा जी कि उसका 5 साल की तो लाइफ होनी चाहिए ना, ऑपरेशनल रिकॉर्ड होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी ये है कि उसने कम से कम 15% डिविडेंड दिया हो ड्यूरिंग दी प्रीसीडिंग 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, कि पिछले 3 सालों में उसने 15% डिविडेंड दिया हो। यहां पे एक क्वेश्चन ये जहन में आता है कि क्या हर साल 15% डिविडेंड दिया हो या कि 3 सालों का मिला के 15% बन रहा हो। तो ये वर्डिंग के अंदर थोड़ा सा लैग है जो कि अजम्पशन ली जा सकती है। जनरल प्रूडेंस या जो प्लेन रीडिंग से फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग आती है वो यही आती है कि हर साल दिया हो। हाउएवर इंटरप्रिटेशन जब इसकी करने बैठेंगे तो दोनों तरीकों से की जा सकती है। फैसल, आपका क्या ख्याल है? फैसल बिलाल, बेशुमार कंपनीज हैं कि ऐसी 100 इंडेक्स आप उठा लें तो उसके अंदर तकरीबन इस तरह की कंपनीज आपको मिल जाएंगी। मिलेट ट्रैक्टर, कैपको, फौजी फर्टिलाइजर और काफी सारी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है। ये आपकी बात ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो पहले ही तकरीबन 550 के करीब हैं और उसमें से तकरीबन 125 कंपनीज अप्रोक्सीमेटली टेक्सटाइल की हैं जो कि लॉस में ही चल रही हैं बेसिकली। तो जो सही इफेक्टिव कंपनीज हैं या जिनको आप कह सकते हैं एक्टिव कंपनीज हैं वो कोई 350 के करीब ही हैं। उन 350 में से 100 कंपनीज ऐसी हैं जो कि 15% डिविडेंड दे रही होंगी। फैसले बिलाल कह रहे हैं जी एग्रीगेट है। तो दोनों किस्म से इसकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। आपके एग्जाम पास करने के लिए जरूरी है कि इस क्लॉज का एज इट इज इसको क्रैम्प कर लें, इसका रट्टा लगा लें और एज ऐसे लिख के आ जाएं। वहां पे अपनी इस राय का इजहार ना करें कि ये पर एनएम है या टोटल है। सिंपल इतना सा लिख के आ जाए ताकि आपके नंबर आपको पूरे मिल जाए। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो फिर एसएसजीपीसी की क्लैरिफिकेशन अगर आपने लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप वहां से ले सकते हैं। नहीं जी, कंडीशन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है इन सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। वकास, हम क्लास 3 की तरफ भी चलते हैं, जरा क्लास 5 की तरफ पढ़ लें। वो ये कहते हैं जी कि अगर आप लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स के अलावा किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल उसके टीएफसीज हैं या उसके स्कूप के सर्टिफिकेट्स हैं या एंग्रो रुपया सर्टिफिकेट है, अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम से कम BBB होनी चाहिए। ये उन्होंने यहाँ पे डाल दिया और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो उसको ओके करेंगी। 5 नंबर क्लोज के बाद हम चलते हैं जी क्लोज नंबर 3 पे वापस, जहां पे ये लिखा हुआ है कि आपने जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है लिस्टेड कंपनी में तो उसका जो पेड अप कैपिटल है उसके 5% से ज्यादा शेयर जो है वो नहीं ले सकते। 5% के शेयर नहीं बल्कि 5% का जो उसका पेड अप कैपिटल है उससे ज्यादा आप अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, विकास क्लियर हो गया। आप चलते हैं जी नेक्स्ट क्लॉज की तरफ। BBB बेसिकली जितनी भी क्रेडिट रेटिंग कंपनीज हैं ये हर एक कंपनी जो है वो रेटिंग कर रही होती है कि ये इसकी रेटिंग BBB है, A+ है, A- है, AAA है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मुख्तलिफ किस्म की हर किस्म की कंपनी की भी रेटिंग हो रही होती है और सिक्योरिटी की भी रेटिंग हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है उसने 3 किस्म के सिक्योरिटीज इशू किए हुए हैं, शेयर इशू किए हुए हैं, डिवेंचर यानी कि TFC इशू किए हुए हैं, स्कूप फंड इशू किए हुए हैं, तो उन तीनों की डिफरेंट किस्म की रेटिंग जो है वो करवाई जा सकती है।
ये QCRO फर्म की तरह गया है। फर्म की तो QCR तो सादा ही होती है ना, सेटिस्फैक्ट्री या अनसेटिस्फैक्ट्री, हाँ है या ना है, वरना खत्म। लेकिन यहाँ पे काफी सारी कैटेगरीज हैं जो बता दी जाती है। मेरा ख्याल आगे आने वाले वक्तों में शायद QCR का भी वो बना दे इस तरह का तरीकेकार। ठीक है जी, चलते हैं हम क्लॉज नंबर 6 के ऊपर। वो कहते हैं जी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी ऐसी कंपनी के अंदर जहां पर पब्लिकली नोन हो, यानी कि मशहूर हो कि इश्यूअर ऑफ द सिक्योरिटी हैज कमिटेड डिफॉल्ट वाइल अवेलिंग ऑफ एनी फाइनेंसिंग फैसिलिटी। अगर कोई भी कंपनी जो है पता चल गया यार इसने डिफॉल्ट कर दिया है, बैंक के पैसे लिए थे वापस नहीं किए, तो वहां पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये इस कंडीशन की पर्सनली मैं समझता हूँ ये यूजलेस है, क्योंकि जब आपने ऊपर ये बता दिया कि वो डिविडेंड देती आ रही है, तो जो कंपनियां डिविडेंड देती आ रही होती हैं वो कभी भी डिफॉल्ट में जाती नहीं है, वो अपना डिविडेंड रोक देती हैं, वो कहती हैं यार पहले लोन या इंटरेस्ट पे करो। तो ये एक एडिशनल बैलेंस उन्होंने क्लॉज यहाँ पे डाल दिया है। इनको देखते हुए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अथॉरिटी यानी कि SECP से पहले अथॉरिटी होती थी, तो ये उसके पास ये पावर है कि वो अगर रिलैक्स करना चाहे किसी भी रूल को तो रिलैक्स कर सकती है। ठीक है जी, तो ये थे हमारे रूल्स जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, इन्हीं रूल के बाद एक SRO आया जो कि इसी से डील करता है। उन्होंने वो आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो बहुत रेलिवेंट है, इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। एक पेज का SRO है जो कि ये मैंने खोल दिया है, SRO नंबर 261, जो कि ये कहता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे यूनिट ट्रस्ट स्कीम्स के अंदर वो 50% तक कर सकते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आइडियली होना ये चाहिए था कि जो रूल्स बने हुए हैं उसी के अंदर अमेंडमेंट आती, तो लेकिन SECP ने उसको अमेंड करने के बजाय उन्होंने ये एक न्यू SRO इशू कर दिया जो कि उससे हटके है। और ये SRO ये कहते हैं कि 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। हाउएवर ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये आप सिर्फ कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट जो आप मे भी काफी स्टूडेंट्स को ना हो कि वो क्या होते हैं। हाँ जी, यूनिट ट्रस्ट स्कीम क्या होती है। तो जब हम NBFC के रूल पढ़ेंगे वहां पे हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मैं समरी में ये बता देता हूँ कि एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है वो ये करती है कि काफी एक अपनी स्कीम निकालती है जी, उसका वो नाम रख देती है नाफा एसेट एलोकेशन फंड, उसके वो यूनिट बना देती है और वो कहते हैं जी आप इसका यूनिट 10 रुपए का जिसने भी लेना ले ले। तो सब लोग 10-10 रुपए के हिसाब से कोई 5,000 के यूनिट ले लेता है, कोई 10,000 के ले लेता है। एक मिनट स्टूडेंट्स, ये बैटरी डाउन होने वाली है, मैं जरा इसका चार्जर प्लग इन कर दूं, डिस्कनेक्ट ना हो जाए। ओके जी, तो वो यूनिट स्कीम अपनी बनाती है और वो लोगों को अपने यूनिट्स बेचती है और वो सब लोग उसके अंदर पैसे डाल देते हैं। जब उसके पास वो पैसे आ जाते हैं, यहाँ पे लाइट चली गया तो चार्जर जब कुछ नहीं कर सकेगा, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो वो वाले पैसे लेके वो फिर उसको इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में भी उसको इन्वेस्ट कर सकती है, ट्रेजरी बिल्स में भी डाल सकती है, मुख्तलिफ जगहों पे वो पैसे डाल के पैसे बनाती है और अपने फिर जो यूनिट होल्डर्स होते हैं उनको वो प्रॉफिट देती है। वो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड की कंपनीज, जो हम NBFC में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप भी उन म्यूचुअल फंड के लोगों को अपने पैसे देकर उनको यूनिट बाय कर सकते हैं और अपने प्रोविडेंट फंड का 50% तक जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को के हवाले कर सकते हैं। अब आप तो कह रहे हैं जी क्रेडिट रेटिंग कंपनी का बता दें। पाकिस्तान में इस वक्त 2 क्रेडिट रेटिंग कंपनी काम कर रही हैं, एक का नाम है JCR और दूसरी है पैकरा। ये 2 कंपनी जो हैं इनके पास सर्टिफिकेट या लाइसेंस है कि ये किसी भी कंपनी का सर्टिफिकेट क्रेडिट रेटिंग का इशू कर सकती हैं। तो अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बैंकों की क्रेडिट रेटिंग की हुई है, जिस तरह के हबीब बैंक की AAA की रेटिंग है कि अगर आप उसमें पैसे रखें तो नहीं डूबेंगे। हाउएवर अगर आप सिल्क बैंक ले लें तो उसकी रेटिंग होगी कोई प्रोबेबली BB, और स्टैंडर्ड चार्ट ले लेंगे वो AAA पे है, अलाइड बैंक ले लेंगे वो भी आई थिंक AA पे है। तो इस तरह करके उन्होंने रेटिंग इशू की हुई है कि इधर अगर आप पैसे डालें, रेटिंग का मतलब यह है कि ये बैंक जो है आपके पैसे अगर आप डालेंगे तो आपको वापस भी मिल जाएंगे। जितनी रेटिंग अच्छी होगी उतनी आपकी सिक्योरिटी होगी कि पैसे यहाँ पे नहीं डूबेंगे, और जितनी कम रेटिंग होगी उतने चांसेस हैं कि पैसे डूब सकते हैं, और जितने अच्छी रेटिंग होती है उतना रिटर्न कम होता है। रिस्क एंड रिटर्न का एक अगर आप
पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि रिस्क अगर ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम मिलेगा। अब आज तौफीक आप क्लियर हो गया, वेरी गुड, वंडरफुल। नेक्स्ट ही इसकी जो क्लॉज है 50% आप डाल सकते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में, और जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जी उसकी ना डिफरेंट किस्म की यूनिट ट्रस्ट स्कीम्स होती हैं, उनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। तो आपने उसको जब पैसे देने हैं तो आपने कहना यार एक स्कीम के अंदर जो है ना 20% से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि नाफा एक कंपनी है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, नेशनल बैंक ने को बनाई हुई है। सिमिलरली आल मीजान इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि मीजान बैंक ने बनाई हुई है। इस तरह और भी काफी सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बनी हुई हैं, यूबीएल अमीन ने भी एक बनाई हुई है। तो ये जो मैनेजमेंट कंपनीज हैं ये अपनी जो स्कीम बनाती है ना यूनिट ट्रस्ट स्कीम, उसका नाम होता है नाफा एसेट एलोकेशन फंड, नाफा रिस्क फ्री फंड, नाफा रिबा फ्री फंड, नाफा जबरदस्त फंड, जो मर्जी उसका नाम आप रख लें। तो उस मुख्तलिफ किस्म की जो स्कीम्स हैं, आपने नाफा को दिए अपने 50% अमाउंट, अब उसने जो आपको यूनिट बेचने हैं ना वो किसी एक स्कीम का आपको 20% जो आपके फंड के पैसे हैं उससे ज्यादा नहीं आपको देगी, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अपने डिफरेंट स्कीम्स के अंदर। न्यूमेरिकल एग्जांपल में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने 1 करोड़ रुपया उसको दिया जो कि आपके पास आपका 50% था टोटल प्रोविडेंट फंड का, ये मैं बोर्ड चला के इस पे प्रोविडेंट फंड टोटल आपका प्रोविडेंट फंड है फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का, इसका 50% जो है वो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे सकते हैं, तो ये बनेगा 5 मिलियन। अब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मैं एग्जांपल के तौर पे नाफा का नाम लिख रहा हूं, उसकी यूनिट ट्रस्ट स्कीम ए है, बी है, सी है। आप कहते हैं यार ये 5 मिलियन रुपीज हैं तो मुझे ए के यूनिट्स कुछ बेच दो, कुछ बी के बेच दो। ये जो आपका 10 मिलियन है इसका हम एक तरफ निकाल लेंगे 20% जो कि बनेगा 2 मिलियन। तो आप किसी भी यूनिट के 2 मिलियन से ज्यादा रुपए वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये एक थ्रेशोल्ड उन्होंने बता दिया। ये भी रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की एक टेक्निक है कि आप उसमें किसी भी एक यूनिट में ज्यादा पैसे ना लाएं ताकि अगर उधर लॉस हो तो जो शेयर होल्डर के पैसे हैं उनको नुकसान ना हो। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी आपको? रूल नंबर जो हमारा नेक्स्ट चल रहा था, वेरी गुड, वेल डन। लीजिए इसके बाद 2 रूल्स इसी के और कंडीशंस के रह गए हैं। एक क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन यूनिट ट्रस्ट एंड वन यूनिट ट्रस्ट स्कीम। इरफान हुसैन आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? इरफान हुसैन, इरफान हुसैन का क्वेश्चन यह है जी कि एक यूनिट ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट स्कीम का क्या मतलब है? इरफान हुसैन, ये नाफा जो है ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आप अपना 50% की अमाउंट दे सकते हैं, लेकिन ये इसकी यूनिट ट्रस्ट स्कीम है, ए स्कीम, बी स्कीम, सी स्कीम, इसने जितनी भी स्कीमें निकाली हुई हैं, तो किसी एक स्कीम के अंदर आप 20% ऑफ प्रोविडेंट फंड से ज्यादा नहीं डाल सकते। ऑब्वियसली यहां पे 10% ही बचेगा। मैक्सिमम जो टोटल होएगा 50% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता इन स्कीमों के अंदर। ओके जी, इरफान सन क्लियर हो गया, वेरी गुड। देखिए 2 जो हमारी क्लोजेस है कि उनको भी पढ़ लेते हैं। तीसरी में वो ये कहता है जी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि जो नाफा है शैल इंश्योर दैट इन्वेस्टमेंट इन यूनिट ट्रस्ट स्कीम रजिस्टर्ड अंडर फलाना फलाना शैल बी इन कंफर्मिटी विद द अबव मेंशन्ड कंडीशन बाय दिस डेट एट द लेटेस्ट। तो जब ये रूल्स आए थे तो उन्होंने कहा जी कि ये ऊपर वाली मैंने कंडीशन बताई है 20% वाली, इसको इस डेट तक रेक्टिफाई कर लें। ये अब प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये डेट गुजर चुकी है। हाउएवर ऊपर वाली जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल रहेगी। ये उस वक्त जब रूल आए थे तब बनी थी, तो इसको इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और आखिर में वो ये बोलता है कि यूनिट ट्रस्ट स्कीम रजिस्टर्ड अंडर एएमसी रूल्स शैल बी सब्जेक्ट टू क्रेडिट रेटिंग ऑन एनुअल बेसिस बाय क्रेडिट रेटिंग कंपनीज रजिस्टर्ड विद द कमीशन एंड
द रेटिंग शैल बी डिसेमिनेटेड टू द पब्लिक फॉर इंफॉर्मेशन पर्पजेस। तो ये बेसिकली रूल जो है ये प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के ऊपर नहीं है, ये बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर उन्होंने कंडीशन लगाई है कि आप अपनी क्रेडिट रेटिंग करवाएंगे सालाना बेस पे और आप डिसेमिनेट कर देंगे पब्लिक को इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल नहीं है कि इस कंडीशन को यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है। ये तो जो एनबीएफसी के रूल्स हैं ये कंडीशन तो वहां पे लिखनी चाहिए थी। बहरहाल एसएसीपी बादशाह है और शेर है, जो करना चाहे कर सकता है। ये कंडीशन यहाँ पे आ गई है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। एक नजर लगाते हैं अपने सिलेबस को कि अब हमने क्या क्या कर लिया। इस सिलेबस में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो ये चैट बॉक्स को साइड पे करना पड़ेगा। नंबर 2 पे हमने ई वोटिंग रेगुलेशंस जो हैं ये कंप्लीट कर लिए हैं, कल पढ़ लिए थे। और आज हमने 5 नंबर वेरिएशन राइट्स वाला भी पढ़ लिया, इसको भी स्ट्राइक ऑफ आप कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जाके पढ़ लिया प्रोविडेंट फंड के रूल्स और उसका असर हो। ये नोट्स मैंने अपलोड करवा दिए थे, होपफुली आपको वहां से मिल चुके होंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे इन्विटेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स, जो कि सीरियल नंबर 4 पे आ रहे हैं। सीरियल नंबर 4 पे जो रूल्स आ रहे हैं जी, इसके अंदर एक चीज मैंने ये बतानी थी आप लोगों को, ये जो आखिर में साल लिखा हुआ है ना 2001, ये आई कैप से टाइपो एरर हुई हुई है। यहाँ पे आएगा 1987। जो रूल चल रहे हैं वो 1987 के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने गलत है और वही रूल 2009 में अमेंड भी हुए हैं थोड़े से। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आज तक हमने अभी तक जो पढ़ा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास को करते हैं वाइंड अप। एक क्वेश्चन है जी, एक समरी में बता दें पैसे इन्वेस्ट करने की टाइमिंग। समरी ये है जी कि कॉमर्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जो प्रोविडेंट फंड आपने ट्रस्ट बनाया है तो जितने भी आपके पास कंट्रीब्यूशन आती है वो आपने विद इन 15 डेज ट्रस्ट के हवाले कर देनी है। जब वो पैसे ट्रस्ट के पास आ जाए तो ट्रस्ट के पास ऑप्शन है या तो उनको नेशनल सेविंग स्कीम में रखे, या शेड्यूल्ड बैंक में रखे, या बॉन्ड जो वापडा वगैरह इशू करता है उसके अंदर रखे, या लिस्टेड कंपनी के शेयर में भी रख सकता है। फिर वो जो ट्रस्ट है उसने ये अमाउंट इन जगहों में से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करनी है। और अगर उसने लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्ट करनी है तो लिस्टेड कंपनी के अंदर वो उन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है जिनका 5 साल का ऑपरेशनल रिकॉर्ड हो और जिन्होंने पिछले 3 साल में कंसेक्टिव ईयर्स के अंदर 15% का डिविडेंड दिया हो और ये पब्लिकली नोन ना हो कि इस कंपनी ने कभी ये कंपनी डिफॉल्ट करी है, डिफॉल्ट में जा सकती है। वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के पेड अप कैपिटल से 5% जो अमाउंट बनती है उससे ज्यादा अमाउंट के शेयर्स उस कंपनी के नहीं लिए जा सकते। ये था लिस्टेड कंपनी के अंदर शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने प्रोविडेंट फंड का 50% तक म्यूचुअल फंड के हवाले कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी स्कीमें हैं उसमें किसी भी एक स्कीम के अंदर 20% से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इसके ऊपर एक एससीसीपी का वो भी है, केस लॉ भी है। उस कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हुई थी तो एससीसीपी ने उसको भी समझाया कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं। वो मेरे लैपटॉप में है, मैं इसमें अभी डाल नहीं सका, वरना वो आपको खोल के मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाता कि अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें तो फिर एससीसीपी उसको कैसे पकड़ता है। तो ये इसकी समरी थी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। बाकी वेरिएशन वाला का आपको क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। ठीक है जी, तो लें जी अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे को, जुमेरात को 8 बजे। और आप इसको जरा स्टडी कर लीजिएगा, कोई सवाल हो तो आप उसमें भी पूछ सकते हैं, वरना हम अपनी क्लास को आगे लेके चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज टू ऑल, थैंक यू।